डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो हमारी क्लास होगी चाइल्ड डेवलपमेंट में क्लास ये 5 होगी और गर्भावस्था की कठिनाइयों के विषय में आज हम जानेंगे कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हमें प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। गर्भकालीन विषाक्तता, जिसे हम टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होती है इनकी हम बात करेंगे। ठीक है, गर्भावस्था हम सभी जानते हैं एक स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ समस्याएं रहती हैं हर व्यक्ति के जीवन में, इसी तरीके से महिलाओं के जीवन में, जिस वजह से उन्हें कुछ परेशानियां लग जाती हैं और वो परेशानियां जब गर्भावस्था में होती हैं निकल कर आती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, शादी से पहले, या फिर कह सकते हैं जो यंग एज होती है उस समय अच्छी केयर ना हो पाना, या जब लड़की वो छोटी होती है उस समय केयर ना हो पाना, तो उस समय इतना पता नहीं चलता है, बच्चे खेलते हैं कूदते हैं खुश रहते हैं। लेकिन जब उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, वो कमजोरियां तब निकल कर आती हैं। तो यही ये जो समस्या हम पढ़ेंगे इसमें कुछ ऐसी ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। गर्भकालीन विषाक्तता होती क्या है, पहले एक बार हम इसके विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो ये टॉक्सेमिया और प्रेगनेंसी होती है, इसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। जो ये एक गंभीर समस्या है, ठीक है, एक नॉर्मल नहीं है, ये गंभीर समस्या है। जैसे कुछ लक्षण गर्भावस्था में नॉर्मल होते हैं, उल्टी होना, ठीक है, मांसपेशियां ऐंठन होना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नींद बहुत आना, मुंह में लार आना, ये नॉर्मल समस्याएं हैं। लेकिन ये गंभीर समस्याएं होती हैं जिन्हें अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये रोग क्या होते हैं, गर्भवती को अगर एक बार लग जाता है तो एक तो प्रत्येक गर्भावस्था में ये समस्या उत्पन्न होती ही होती है। ठीक है ना। होता क्या है इस समस्या में, अगर हम बात करें तो गुर्दे प्रभावित होते हैं, मतलब जो आंतरिक हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं वो प्रभावित होते हैं। गुर्दे प्रभावित होंगे, हृदय प्रभावित होगा, यहाँ पर रक्त परिभ्रमण जिसके माध्यम से आपके शरीर में ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, न्यूट्रिशन जाते हैं, तो रक्त परिसंचरण तंत्र भी यहाँ पर, इसमें भी समस्या उत्पन्न होती है। समस्या तब गंभीर हो जाती है जब इससे क्या होता है, शिशु और जो माता दोनों प्रभावित होते हैं। भाई ये समस्याएं कोई नॉर्मल समस्या नहीं है, तो इसमें शिशु भी प्रभावित होगा, माता भी प्रभावित होगी। माता को क्या समस्या हो सकती है, अगर हम इसकी बात करें, मतलब जो गर्भवती महिला उसको क्या समस्या हो सकती है, तो सबसे बड़ी बात है मांसपेशी ऐंठन की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। ये तो चलो एक बार को फिर भी स्त्री बर्दाश्त कर लेगी, मांसपेशी ऐंठन। सबसे बड़ी समस्या आती है शिशु में कि शिशु की मृत्यु का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है, मतलब शिशु की जान का खतरा यहाँ पर हो जाता है। तो गर्भकालीन विषाक्तता सबसे बड़ी मतलब समस्या यही होती है कि ये समस्या अगर किसी महिला में रहती है तो उसके बच्चे की मृत्यु का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, कब से कम ये कब मतलब ये समस्या देखने को मिलती है, ये समस्या जो होती है चौथे माह से, ठीक है, चौथे माह या 5वें माह में ये देखने को मिलती है। और इस समय अगर बहुत तेज़ सिर में दर्द है और बीपी बहुत हाई है, ऐसी समस्याएं हो रही हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं टैक्सोमिया के लक्षण हो सकते हैं। हो सकता है किसी महिला को नॉर्मल बीपी वगैरह हाई हो रहा हो, लेकिन फिर भी एक बार सलाह लेनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर समय पर सलाह ले ली तो इन समस्याओं से बचा जा सकता है। तो हमने सभी बात कर ली, अच्छा प्रभावित अंग इनकी भी हमने बात कर ली यहाँ पर। ठीक है, जो जो समस्या होती है सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। ठीक है, मांसपेशी ऐंठन और शिशु मृत्यु ये हमने बात कर ली आपको अभी। ठीक है, ये सारा लिखा हुआ नोट है, आप वीडियो रोक के लिख सकते हो आराम से। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर। ठीक है, ये भी बात हो गई, चौथे या 5वें माह में ये समस्या विकसित होती है। प्रमुख पहचान इस समस्या की क्या होगी, इसमें रोगी का जो रक्तचाप है वो सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। जैसे कि कितना होता है, सामान्य 80 से 120 होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड में। बीपी जो होता है 80 से 120 होता है। ठीक है, मैंने शुगर के धोखे में बोल दिया, मतलब बीपी जो होता है व्यक्ति का वो 80 से 120 होता है। ठीक है, 80 से 120 होता है। ठीक है, क्योंकि दो तरीके का बीपी होता है, एक सिस्टोलिक होता है, दूसरा डायसिस्टोलिक होता है। तो यहाँ पर जो 80 to 120 होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये समस्या जो होती है 130 से 150 पहुँच जाती है, 100 से 150 पहुँच जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई बीपी हो जाता है और किसी भी महिला को काफ़ी परेशान कर सकता है। तो ये वाली यहाँ पर समस्या होती है, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं गर्भकालीन विषाक्तता के प्रकार। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। जैसे एक होता है आपका तीव्र विषाक्तता, दूसरा होता है दीर्घकालीन विषाक्तता। तीव्र विषाक्तता को हम एक्यूट टैक्सोमिया भी कहते हैं और दीर्घकालीन विषाक्तता
विषाक्तता को हम क्रोनिक टैक्सोमिया के नाम से जानते हैं। जो आपका ये तीव्र विषाक्तता होता है, अगर हम इसकी बात करें तो उसके नाम में ही दिख रहा है तीव्र। तो एक तो ये रोग की तीव्र अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? तीव्र अवस्था होती है। भाई यहाँ पर काफ़ी हाई कंडीशन होती है बीपी वगैरह की। ओके, और इसका समय क्या रहेगा? तो ये समय होता है दूसरे माह से तीसरे माह तक। ठीक है, दूसरे माह से तीसरे माह में ये समस्या आपको, जैसे ही लेडी प्रेग्नेंट होगी उसके दूसरे महीने का बच्चा या तीसरे महीने का बच्चा होगा तो उसी समय आपको तीव्र विषाक्तता के जो लक्षण हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे जो ये तीव्र विषाक्तता होती है ये भी 2 अवस्थाओं में होती है। कौन कौन सी 2 अवस्थाएं हैं? मतलब ये भी 2 प्रकार का होता है, हम ये कह सकते हैं। तो इसके 2 प्रकार कौन से हैं? एक तो हो गया आपका प्री एक्लेम्सिया, दूसरा होता है एक्लेम्सिया। ठीक है, तो प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया क्या है इसकी भी हम बात करेंगे। देखो, जो प्री एक्लेम्सिया की समस्या होती है ये 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं हैं उनको देखने को मिलती हैं। ठीक है, कौन सी महिलाएं? मोटी होंगी, ठीक है, निर्धन होंगी। ये मोटी इसलिए नहीं होंगी, ये बहुत रईस होंगी। ये मोटी इसलिए होंगी क्योंकि इनके शरीर में पानी भरा होगा, इन्हें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला होता है, तो शरीर की मांसपेशियों में पानी भर जाता है। ठीक है, जिसे हम ओडिमा भी कहते हैं। निर्धन होती हैं ये महिलाएं, इनकी सही से देखभाल नहीं हुई होती है शुरू से ही, बचपन से। ठीक है, और ऐसी समस्याएं कब ज़्यादा निकलती है? जब जुड़वा बच्चे हो जाएं। बाई चांस, मतलब समस्या पहले से ही थी, महिला मोटी थी, निर्धन परिवार से थी, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला था, ठीक है, कमज़ोर थी, उसके बाद उसके पेट में बच्चे आए तो वो जुड़वा आ गए, तो इस समय ये समस्या क्या होगी? और ज़्यादा गंभीर रूप में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो आगे हम अगर बात करते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, जैसे उच्च रक्तचाप है, कई बार उल्टी होना, लगातार बमन होना, मूत्र में प्रोटीन का पाया जाना, सूजन होना, अत्यधिक वजन बढ़ना, ये सारी समस्याएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो हम बात करते हैं आगे। ठीक है, थोड़ा सा इसके विषय में पढ़ लेते हैं। जो तीव्र विषाक्तता होता क्या है, इनको पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिएगा, जिससे आप समय समय पर पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। तीव्र विषाक्तता की बात करें तो यह रोग की तीव्र अवस्था होती है। ये अवस्था दूसरे माह के अंत से या तीसरे माह में प्रारंभ होती है। इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं जिन्हें प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया कहा जाता है। तो ये वही चीज़ है जो अभी हमने डायग्राम में आपको बताई थी। ठीक है, तीव्र विषाक्तता 2 प्रकार का होता है, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा प्री एक्लेम्सिया, जो आपके तीव्र विषाक्तता का एक टाइप है, मतलब प्रकार है प्री एक्लेम्सिया, हम उसकी बात करेंगे। प्री एक्लेम्सिया को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं सभी, ये पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो उम्र होती है यहाँ पर 30 वर्ष से अधिक स्त्रियों को होती है। ठीक है, प्री एक्लेम्सिया की जो एज होती है 30 वर्ष से अधिक स्त्रियों की होती है। यहाँ पर हम आपको बता दें, जो गर्भावस्था की इस समय हम कठिनाइयाँ पढ़ रहे हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। रक्तहीनता भी इसमें ही आपको पढ़ना होगा। ठीक है, रक्तहीनता भी इसमें पढ़ना होगा, और RH फैक्टर जो होता है वो भी आप यहाँ पर पढ़ोगे। ठीक है, RH फैक्टर को आप यहाँ पर पढ़ोगे। और भी चीज़ें इसमें होती हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ, बहुत सारी गर्भपात के प्रकार हो गए, वो भी यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन एक क्लास में ये सब बहुत बड़ा हो जाएगा क्लास, तो कल की क्लास भी आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ गर्भावस्था की मुख्य समस्याएं पढ़ रहे हैं, कल हम जो पढ़ेंगे ये रक्तहीनता, RH फैक्टर, गर्भपात, और अगर इसमें भी मुझे लगेगा बहुत लेंदी हो रही है क्लास तो हम और भी इसका एक पार्ट बनाएंगे। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे आप स्किप कर दें, और अगर स्किप किया तो आपकी ही समस्या होगी, आपकी ही नॉलेज कम होगी और पेपर में आपको शायद समस्या हो सकती है। तो मैंने बता दिया है, आप क्लास से जुड़े रहिए। ठीक है, और कोशिश रहेगी अब इसमें होम साइंस संबंधित ही चीज़ें आपको मिले। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो होम साइंस से संबंधित वैकेंसी होगी उसके विषय में तो बताएंगे ही बताएंगे, क्योंकि होम साइंस का चैनल है, बकाया नॉर्मल और एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी। ठीक है, तो 30 वर्ष से अधिक स्त्रियों को ये समस्या होती है प्री एक्लेम्सिया की। जो स्त्रियाँ मोटी हों, निर्धन हों, ठीक है, उचित उनकी देखभाल नहीं हुई हो, जुड़वा बच्चे हो मतलब आ गए हो पेट में, तो ये स्थिति और गंभीर हो सकती है। कब लक्षण प्रकट होते हैं इसके? 2-3 माह में ये लक्षण जो है प्रकट होते हैं, मतलब दिखाई देने लगते हैं। यदि रोग की जानकारी प्राप्त हो जाए तो माँ और गर्भवती शिशु दोनों की सुरक्षा की जा सकती है। मतलब घर में समस्या हुई और उसे छुपाया ना जाए, डॉक्टर को दिखाया जाए और उसे बताया जाए कि ये समस्या गर्भवती महिला को हो रही है, तो समय पर जानकारी हो जाएगी और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर देगा, तो सुरक्षा शिशु की भी बढ़ जाएगी, मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा, और जो गर्भवती को हाथ पैर में समस्या हो रही है, ऐंठन हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं, वो भी कम हो जाएंगी। प्री एक्लेम्सिया के हम लक्षण की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, कई बार लगातार बमन जिसे हम वॉमिटिंग कहते हैं, मूत्र में प्रोटीन आना, ये भी इसका लक्षण है। सूजन होना शरीर पर, ओडिमा क्योंकि महिला मोटी लगती है, अत्यधिक वजन बढ़ना, ओवरवेट हो जाना, भाई मोटापा बढ़ जाना, किसकी वजह से? निर्धनता के कारण या पैरों में, शरीर में पूरे पानी भरे होने के कारण।
ठीक है, तो वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखो वजन नॉर्मल बढ़ता है 10 से 12 kg, ठीक है, गर्भावस्था में, लेकिन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो मान लीजिए प्री एक्लेम्पसिया का लक्षण है, ठीक है, सॉरी प्री एक्लेम्पसिया का हाँ लक्षण है, प्री एक्लेम्पसिया ही पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। तो अब हम उच्च रक्तचाप की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। इस समस्या का प्रमुख लक्षण उच्च रक्तचाप है। अगर आपसे इतने सारे लक्षण मैंने आपको यहाँ पर बताए, उनमें ये पूछा जाए कि प्री एक्लेम्पसिया या एक्लेम्पसिया का प्रमुख लक्षण क्या है, तो आप कहोगे उच्च रक्तचाप। यहाँ पर बीपी सबसे पहले हाई होता है। कितना हो जाएगा, रक्तचाप जो है 130/80 से अधिक हो जाए, ठीक है, 130/80 या 80/120 तो नॉर्मल होता है ना, लेकिन इससे भी अधिक हो जाए तो आप क्या कहोगे, ये उच्च रक्तचाप है, ठीक है, उच्च रक्तचाप है, ठीक है। तो अधिक हो जाए तो गर्भवती स्त्री के सिर में तीव्र दर्द होगा, चक्कर आना, अचानक बमन होना आदि लक्षण यहाँ पर प्रकट होंगे। जब बीपी हाई होता है तो लोगों को उल्टी होती है, चक्कर आते हैं, ठीक है, ये सारे लक्षण होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं। और जब आपको ये प्री एक्लेम्पसिया की दिक्कत है तब तो होगी, तो तुरंत क्या करना, आपको चिकित्सक से सलाह लेनी है, यही तो करोगे। लगातार उल्टी आ रही है, रुकी नहीं रही है, भाई पहले स्टार्टिंग में 2 महीने होती है, 3 महीने तक, लेकिन इससे बाद में भी उल्टियाँ बंद ही नहीं हो रही, तो ये कहीं ना कहीं समस्या है, तो डॉक्टर की परामर्श यहाँ पर ज़रूरी है। तो यदि उच्च रक्तचाप के साथ दिन में कई बार उल्टी हो रही है, वमन हो रहा है, तो उसे भी इसी का संकेत मानकर तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। आगे हम बात करें मूत्र में प्रोटीन का आना, ओके, जैसे कि डायबिटीज़ में मूत्र में शर्करा जाती है, ग्लूकोज जाता है, ठीक ऐसे ही यहाँ पर क्या है, प्रोटीन आती है। तो प्रोटीन का आना भी इसमें गंभीर लक्षण है, क्योंकि इससे क्या पता चलता है, गुर्दे क्या करते हैं, प्रोटीन का जो तोड़ने का काम है, फिल्टर का काम है, वो गुर्दों के माध्यम से ही होता है, ठीक है, गुर्दे के माध्यम से ही होता है इसका भी प्यूरिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि यूरिक एसिड में बदलने का काम, यूरिया में बदलने का काम, ये गुर्दे के अंदर ही होता है। तो यहाँ पर क्या है, जब गुर्दे काम सही से नहीं करेंगे तो प्रोटीन यहाँ पर मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, प्रोटीन की मात्रा सामान्य मात्रा से अधिक ना हो, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि गुर्दे प्रभावित होंगे, गुर्दे पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, और तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। तो मूत्र में प्रोटीन जा रही है, इसका भी टेस्ट कराना चाहिए। सूजन आना शरीर में, ओडिमा, गर्भावस्था में गर्भाशय का भार, ठीक है, के कारण पैरों में सूजन आना एक क्या है, सामान्य बात है। लेकिन यदि सूजन हाथ पैरों के साथ साथ चेहरे पर भी दिखाई दे तो तुरंत चिकित्सक की यहाँ पर परामर्श लेनी चाहिए, ठीक है। पैरों में सूजन होना आम बात है, गर्भावस्था में वजन बढ़ने के कारण मांसपेशियों पर प्रेशर पड़ता है, पैरों में सूजन हो जाती है। लेकिन पैरों के साथ साथ पूरे शरीर पे जा रही है, हाथ पे भी जा रही है या फिर चेहरे पे भी जा रही है, तो आप यही कहोगे कि क्या है, ये एक समस्या है, ये फिर नॉर्मल बात नहीं रह जाती है। आगे हम बात करेंगे अत्यधिक वजन बढ़ना, ओवरवेट। गर्भकालीन अवस्था में शिशु के विकास के कारण वजन बढ़ना सामान्य बात है, लेकिन इन लक्षणों के साथ तीव्र गति से अगर मतलब वजन बढ़ रहा है, भाई हमने क्या कहा 10 से 12 kg बढ़ना चाहिए, अब उससे भी ज़्यादा तेज गति से अगर वजन बढ़ रहा है तो मान लीजिए प्री एक्लेम्पसिया का एक लक्षण है और तुरंत इसका उपचार लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्री एक्लेम्पसिया की स्थिति में निम्नलिखित उपचार कौन कौन से करने चाहिए। हम उपचारों की बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है, उपचार लिखा हुआ है, उपचार क्या क्या करने हैं हम उसकी बात करेंगे। गर्भवती स्त्री के वजन का, मूत्र का तथा रक्त का तुरंत परीक्षण कराया जाना चाहिए। बढ़ी हुई अगर समस्याएं दिखे, मान लो मूत्र में प्रोटीन जा रहा है, ठीक है ना, बीपी हाई दिख रहा है, वजन भी बढ़ रहा है, तो इन सारी चीज़ें अगर ये सही पॉजिटिव साबित हो जाती हैं तो तुरंत चिकित्सक से इसका परामर्श लेना चाहिए। गर्भवती स्त्री जो है उसको तुरंत बिस्तर पर पूर्ण आराम ऐसी कंडीशन में दिया जाता है। यही वो कंडीशन है जब गर्भावस्था में कई बार महिला को बेड रेस्ट बोल दिया जाता है, ठीक है। तो सादा सुपाच्य तथा कम नमक युक्त यहाँ पर आहार देना है, क्योंकि बीपी में आपको पता है नमक हानिकारक होता है, तो नमक कम देना है। कार्बोस तथा वसा की मात्रा कम कर देनी चाहिए तथा स्त्री को चिंता, तनाव, हानिकारक संवेगात्मक स्थितियों से भी यहाँ पर बचाना चाहिए। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, प्री एक्लेम्पसिया के विषय में पूरा पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं किस पर, देखो तीव्र विषाक्तता के हमने 2 प्रकार बताए थे आपको, एक प्री एक्लेम्पसिया और एक एक्लेम्पसिया। अब हम बात करेंगे एक्लेम्पसिया की। एक्लेम्पसिया क्या होता है प्रेगनेंसी में, हम इस पर आ जाते हैं, ठीक है। एक्लेम्पसिया के बारे में जानेंगे। जिन स्त्रियों को गर्भावस्था से पूर्व प्री एक्लेम्पसिया की बीमारी होती है उन्हें दीर्घकालीन अवस्था में एक्लेम्पसिया के लक्षण तीव्र रूप में प्रकट होते हैं। अब इस बात को समझना, ठीक है, जो हम प्री एक्लेम्पसिया पढ़ रहे थे वो तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि पहले दिक्कत महसूस ही नहीं हुई। मैंने कहा छोटे से ही बच्चे जो लड़कियां होती हैं उन्हें सही न्यूट्रिशन ना मिले, निर्धन परिवार से हो, उनकी केयर ना हो, तो वो चीज़ समस्या वही थी, लेकिन वो लक्षण दिख नहीं रहे थे, ठीक है। लक्षण कब दिखे, जब वो प्रेग्नेंट हुई तब दिखे, तो उसको तो हमने क्या कह दिया, प्री एक्लेम्पसिया, क्योंकि प्री मतलब पहले वहीं पर लक्षण दिखे, उससे पहले दिखे ही नहीं लक्षण, ठीक है ना।
तो लेकिन यहाँ एक्लेम्पसिया में क्या हो रहा है, जिन स्त्रियों को गर्भावस्था से पूर्व मतलब पहले ही ये लक्षण समस्याएं थी, गर्भावस्था नहीं थी उससे पहले ही उनमें समस्याएं थी बीपी वगैरह की, तो हम उसको एक्लेम्पसिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्लेम्पसिया कहते हैं। अब हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जिन स्त्रियों को गर्भावस्था से पूर्व प्री एक्लेम्पसिया की बीमारी होती है उन्हें दीर्घकालीन अवस्था में एक्लेम्पसिया के लक्षण तीव्र रूप में प्रकट होते हैं। दीर्घकालीन नहीं, गर्भकालीन अवस्था में। ठीक है, एक्लेम्पसिया के लक्षण तीव्र रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पर गर्भकालीन कर लीजिएगा। ठीक है, जो स्त्रियां गर्भावस्था से पूर्व ही कौन से रोग, जो अभी हमने प्री एक्लेम्पसिया में रोग पढ़े वही रोग, गर्भावस्था से पहले ही वही समस्या आप यहाँ पर देखने को मिल रही है। हृदय रोग है, यकृत रोग है, गुर्दा रोग है, मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, इन समस्याओं से पहले से ही पीड़ित है। मतलब अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, लड़कियाँ नॉर्मल है तब भी ये समस्याएं हैं, हृदय रोग है, यकृत रोग है, गुर्दा रोग है, मधुमेह रोग है, मतलब वो बीमारी पहले ही दिख गई है। ठीक है, तो उन्हें इस रोग की संभावना अधिक रहती है और ये एक गंभीर जटिलता साबित होती है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही प्रभावित है, पहले से ही परेशान चल रही और उधर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो उनके लिए वो समस्या और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये और गंभीर जटिल समस्या साबित हो जाती है। ठीक है, लक्षण इसके क्या है एक्लेम्पसिया के, तीव्र पीड़ादायक पेशी ऐंठन यहाँ पर भी होगा, जिसमें कभी कभी शरीर नीला भी पड़ जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन होता है, बर्दाश्त से बाहर होता है, शरीर नीला पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसी महिला हो तो उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। ठीक है ना। उच्च रक्तचाप का होना, कभी कभी अत्यधिक रक्तचाप से मस्तिष्क में रक्तस्राव हो जाता है। मतलब उच्च रक्तचाप होने के कारण क्या होता है, रक्तस्राव, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है जो हमारी वेन्स होती हैं, तो जिससे मस्तिष्क में रक्तस्राव होने लगता है। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कितनी गंभीर समस्या है। अब जब मस्तिष्क में रक्तस्राव हो रहा है तो चक्कर आएगा, आंखों के सामने धुंधलापन भी होगा, व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है और श्वसन क्रिया में भी अवरोध पैदा हो सकता है। उपचार यहाँ पर क्या लेना होगा? ठीक है, उपचार आपको क्या लेना है, निरंतर रक्त परीक्षण यहाँ पर कराना पड़ेगा। भाई रक्त परीक्षण से ही समस्याएं पता चलेगी कि प्रोटीन वगैरह तो बढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, बीपी वगैरह भी फिर जांच होती है, कोई भी परीक्षण कराने जाओ। ठीक है, बीपी की जांच कराना, आराम देना, उसमें महिला को पूर्ण रूप में आराम देना। कैसा आराम? भाई बिस्तर पर तो देना ही देना है, मानसिक आराम भी देना है, उसे कोई टेंशन नहीं देना है, संवेगात्मक रूप में उसे शांत रखना है। ठीक है, जैसे हमारे आम घरों में क्या होता है, महिला को कोई दिक्कत हुई, प्रेगनेंसी है, तो घर में समस्याएं उतनी जटिल नहीं होती जितनी बना दी जाती हैं। सास अलग बोलेगी कि अरे इनके अनोखा बच्चा हो रहा है, घर में और लोग अलग बोलेंगे। ठीक है, जिससे उसे और टेंशन बढ़ती है, तो वो समस्या और गंभीर हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों को समझना चाहिए। यही वो समय होता है जब पता चलता है परिवार की वैल्यू का। ठीक है, कि हमारे बुरे वक्त में हर कोई हमारे साथ होना चाहिए, चाहे बहू है चाहे सास है, सबका फर्ज बनता है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, सास को समस्या है तो बहू को सपोर्ट करना चाहिए, बहू को समस्या है तो सास है, ननद है, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखते होगे नॉर्मल लाइफ में, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम आके ये गलतियाँ नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। आहार में नमक तथा अन्य किसी प्रकार के लवणों का प्रयोग यहाँ नहीं करना है। चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उचित औषधि का यहाँ पर प्रयोग करना होगा। ठीक है, जो औषधि मतलब जो दवाई चिकित्सक लिखे वो देना होगा। अब हम बात करेंगे दीर्घकालीन विषाक्तता, क्रोनिक टॉक्सेमिया के विषय में। जो स्त्रियाँ गर्भावस्था से पूर्व ही उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं उनमें ये विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। ये बिल्कुल उसी की तरह है, क्रोनिक टॉक्सेमिया, बिल्कुल जो अभी हम बात कर रहे थे किसकी, मतलब अभी हम जो बात कर रहे थे विषाक्तता की, एक सेकेंड, एक्लेम्पसिया की। ठीक है, थोड़ा नाम मिस हो गया। एक्लेम्पसिया की जो बात कर रहे थे ये उसी से मिलता जुलता है। जो स्त्रियां गर्भावस्था से पूर्व ही उच्च रक्तचाप से पीड़ित रहती हैं उनमें ये विषाक्तता उत्पन्न होती है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ है शब्द कि उच्च रक्तचाप, सिर्फ उच्च रक्तचाप के विषय में दिया है। इसमें जो लीवर वगैरह है प्रभावित हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं दी गई हैं। ठीक है, उच्च रक्तचाप से जो पीड़ित रहती है, जिनमें सिर्फ ये हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम होती है, उन्हें ये होता है। जैसे रक्तचाप इनका कितना होता है, 150 या 100 हो जाए, मतलब कितना हमने बताया था, होता है 120/80 होता है। ठीक है, 120/80 होता है, लेकिन यहाँ पर 150 से 100 हो जाए तथा उसके साथ में निम्न लक्षण जैसे शरीर में कपकपी होना, अत्यधिक पसीना आना, सर दर्द होना, ये वाली समस्याएं हो रही हैं, तो इसे हम दीर्घावधि विषाक्तता का लक्षण मानते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का नाम लिया जा रहा है, उच्च रक्तचाप, यहाँ पर हाइपरटेंशन की समस्या है खाली, तो इसे हम दीर्घकालीन विषाक्तता कहते हैं। ठीक है, इसमें और जो हृदय रोग हैं, यकृत रोग हैं, ये वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जो हाई बीपी की लक्षण होते हैं, हाई बीपी जब भी होता है तो लोगों के शरीर में कपकपी होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, सर दर्द होता है, उन्हें उल्टी वगैरह भी महसूस होती है। तो सिर्फ इतने लक्षण हैं यहाँ पर। बकाया आपके जो गुर्दे के रोग हैं, हृदय के रोग हैं, रक्त
तंत्र के रोग हैं वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इस रोग का उपचार प्री एक्लेम्पसिया के समान ही होता है, अतः रोगी को नियमित जांच करानी चाहिए तथा उसे पूर्ण विश्राम कराना चाहिए। देखो आप लोग इस समय क्लास नहीं देख रहे हो, बस उसी वजह से मैं इतनी छोटी छोटी क्लासेस ला रही हूँ कि आप लोग बोर भी ना हो, पढ़ाई भी कर लें। नहीं तो मैं इस टॉपिक को 2 वीडियो में कंप्लीट कर देती। आज मैं आपको रक्तहीनता पढ़ा सकती थी या और कुछ भी पढ़ा सकती थी, लेकिन बस मैं यही सोचकर कि आप लोग लंबी वीडियो नहीं देख रहे हो और इससे आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, तो हम अगर आप लोग वीडियो पूरी देखना शुरू करेंगे तो हम वीडियो की का जो टाइमिंग है वो बढ़ा भी देंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, नहीं ये पढ़ाई जो आप छोड़ रहे हो यही आपको नुकसानदायक हो सकती है। तो आज हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट भी चाहे तो कर सकते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।